नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा। दोस्तों, लगभग पिछले 2 सालों में कोरोना ने लोगों की ज़िंदगी को इतना अस्त व्यस्त कर दिया है, ज़िंदगी पटरी से उतर गई है। लोगों ने न सिर्फ अपना रोज़गार खोया, अपनी सेहत खोई, कई अपनों को भी खो दिया। और इस दौर में ये देखने को मिला कि जो लोग हार्ट पेशेंट थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर इसका पड़ा है। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, बेबाक बात करेंगे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DR सिंह से। आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे हार्ट पेशेंट से रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही हैं कोरोना में, उनसे जुड़ी बातों पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक बात में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि सब ये बात करते हैं कि आम जनता को बहुत परेशानी हुई, सबको परेशानी हुई। डॉक्टर्स का जीवन आपको क्या लगता है कितना प्रभावित हुआ इस बीमारी के आने के बाद से? डॉक्टर्स चूँकि फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे हैं और जो भी मरीज़ रहा वो सीधे डॉक्टर्स के कांटेक्ट में आया है, तो डॉक्टर्स की लाइफ में तो बहुत ही फ़र्क पड़ा है। जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे उनमें तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। वो अपने घर से दूर रहे हैं, बच्चों से दूर रहे हैं। इवन जो प्राइवेट में एडमिशन जहाँ नहीं करते, क्लिनिक करते थे, वहाँ पर भी पेशेंट आते ही थे और अपने सिम्टम जब बताते थे तो उनको फिर वहाँ से रेफ़र किया जाता था कि भई आपको कोरोना हो सकता है, आप RT-PCR कराएँ और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कराएँ। तो वो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे हैं। तो इस तरह से चाहे वो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे थे, चाहे वो क्लिनिक में अपनी मरीज़ देख रहे थे, सभी रिस्क पर थे। और यही कारण है कि काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी डॉक्टरों की हुई हैं, डॉक्टरों के परिवार भी सफ़र किए हैं। और ये एक महामारी थी जिसको कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। हम सब यही दुआ करते हैं। क्या लगता है आपको कि जब पहली फर्स्ट वेव आई थी इसकी, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं देखने को मिले थे? सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा अचानक से हड़कंप मच गया, लोग जल्दी जल्दी मरने की खबरें आने लगी। तो क्या कहीं सिम्टम समझ पाने में देर हुई है? देखिए, ये एक वायरस का इन्फेक्शन है और वायरस के लिए कोई दवा नहीं है। पहली बार जब ये आया तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी डॉक्टरों को भी नहीं थी, साइंटिस्ट को नहीं थी। और चूँकि एक नया था और एक साथ बहुत तेज़ फैला, तो लेकिन पहले वाले में चूँकि सीरियसनेस उतनी नहीं थी, तो ये और यहाँ पर बहुत जल्दी ही लॉकडाउन कर दिया गया था, तो उस तरह से इसका स्प्रेड नहीं हुआ और जल्दी ही कंट्रोल हो गया। अब उसके बाद जो सेकेंड वेव आई है, एक्चुअली हम लोगों को जिस तरह से पहला आया और इसके बाद कंट्रोल हो गया, लगा कि अगर दोबारा आएगा तो इसी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन दोबारा जो आया वो म्यूटेंट था, डेल्टा वायरस का डेल्टा म्यूटेंट था और उसमें बहुत तेज़ स्प्रेड कर रहा था। मैं तो कहता हूँ कि ये एयरबॉर्न था, ये एयरबॉर्न था, तभी इतना ज़्यादा ये स्प्रेड किया। और इसके बाद इसकी सीवियरनेस भी बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए जो वो 20-25 दिन का समय था उसमें डॉक्टर्स भी, मरीज़ तो बहुत ही परेशान हुए, क्योंकि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन थे, जब एक साथ इतने ज़्यादा पेशेंट आ जाएंगे तो वो संसाधन कम पड़ जाएंगे। और वही हुआ। ऑक्सीजन की डिमांड कभी भी इतनी एक साथ नहीं रही और ऑक्सीजन की जो हमारे पास होना चाहिए था उस हिसाब से वो था भी नहीं। तो इससे सेकेंड वेव में बहुत परेशानी हुई। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अब ऑक्सीजन का प्रबंध किया गया है और पहले से ही जैसे थर्ड वेव कहा जा रहा तो उसकी तैयारी कर ली गई है और की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अब वो सेकेंड वेव का जो एक दिवा स्वप्न था, वो बहुत ही खराब समय गुजरा है, वैसा फिर नहीं आएगा। ऐसा भी देखने में आया कि हार्ट पेशेंट्स जो थे उनके ऊपर उनको ज़्यादा कहा गया कि सतर्क रहें। हार्ट पेशेंट्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं? जी, देखिए, इस वायरस का शरीर के
जितने वाइटल ऑर्गन्स थे सब पर असर पड़ा है, और सर से लेके पैर तक सब जगह इसका इफ़ेक्ट आया है। तो उसी तरह से हार्ट पर भी इसका असर पड़ा है। हार्ट में मायोकार्डाइटिस और दूसरा जो क्लॉटिंग था, तो क्लॉटिंग से हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ गई और काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक से डेथ भी हुई है। अब इसमें ब्लड क्लॉट जो क्लॉटिंग की टेंडेंसी डेवलप कर गई, इसके कारण से पेशेंट डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, लगा कि अब कोरोना से तो नेगेटिव हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद भी उनकी डेथ हुई है। उसका कारण ये था कि उनका जो ब्लड था उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई थी और उसमें क्लॉटिंग उसकी हुई, और क्लॉटिंग होने के कारण से उनको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के कारण से उनकी डेथ हुई। तो इस तरह से हार्ट पर भी इसका बहुत ख़राब असर पड़ा है, और उसके लिए टेस्ट कराए गए और देखा गया कि ज़्यादातर लोगों में ब्लड कोआगुलेशन जो है वो जल्दी हो रहा था। तो इसीलिए जो भी मरीज़ ठीक हुए हैं और सीरियस रहे हैं उनमें हम लोगों ने एंटीकोआगुलेंट दिया है, और जो पेशेंट एंटीकोआगुलेंट ले रहे हैं वो ठीक हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं हो रहा है। और मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर्स ने आपको एंटीकोआगुलेंट लिखा है तो उनकी राय के बाद ही बंद करेंगे, इसको एकाएक ना बंद करेंगे, नहीं तो हार्ट अटैक की संभावना पूरी की पूरी बनी रहेगी। जिस तरह आपने कहा कि ठीक होने के बाद भी 1-2 दिन बाद भी लोगों के हार्ट पे असर हुआ, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई, ऐसे भी केसेस सामने आए कि हफ्ता भर हो गया, 15 दिन बीत गए ठीक होने के बाद, तो कब तक ये प्रिकॉशन जो है वो लेने की ज़रूरत रहती है? देखिए, एंटीकोआगुलेंट जो चल रहा है उसके लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं, डी डायमर टेस्ट है, उससे पता लगता है कि हमारे ब्लड की विस्कोसिटी क्या है और हमें आगे एंटीकोआगुलेंट दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है। तो लगभग मिनिमम 3 महीने तो कम से कम चलना ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन है। उसके लिए ब्लड टेस्ट करा करके हम देख सकते हैं कि दवा आगे और चलेगी एंटीकोआगुलेंट, या अब इसको रोक दिया जाए। और अगर कोई पेशेंट ओल्ड एज का है, हार्ट का पेशेंट है, तो उसको एंटीप्लेटलेट चलता ही, एंटीकोआगुलेंट भी कभी कभी चलता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एंटीकोआगुलेंट हम लोग देते हैं, तो वो सब देख करके डिसाइड किया जाता है। जी। एक चीज़ और देखने में आई है कि जैसे इस बीमारी के इलाज में स्टेरॉइड्स का बहुत इस्तेमाल हुआ, और स्टेरॉइड्स खास करके जो हार्ट पेशेंट थे उनके लिए ये बड़ी मुश्किल हो गई थी कि उससे बीपी कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। इसका क्या असर आप देखते हैं? जी, स्टेरॉयड बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है। स्टेरॉयड जो दिया गया, तो चूँकि स्टेरॉयड आसानी से हर जगह मिल जाता है, और एक पेपर के माध्यम से ऐसा लगा कि अगर स्टेरॉयड सबको खिला दिया जाए तो सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन हर दवाओं को खिलाने का तरीका, डोजेज उसके कितने दिन देने हैं, कब देने हैं, ये देखना होता है। अब स्टेरॉयड अगर किसी को दिया जा रहा है और शुगर है तो उसका शुगर बहुत बढ़ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम होने से उसको इन्फेक्शंस होंगे, फंगल इन्फेक्शन या और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन काफ़ी हुई है इसमें। और ब्लड प्रेशर, चूँकि स्टेरॉयड दिया जा रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसको उसके जो असर हैं, ब्लड प्रेशर का असर है, चाहे हार्ट फेलियर हुआ, चाहे हार्ट अटैक हुआ, या सीबीए हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, या किडनी पर असर पड़ता है। उसी तरह से शुगर अगर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा होने से इन्फेक्शंस हो सकता है, किडनी खराब हो सकती। तो ये स्टेरॉयड को जैसे बताया गया है कि अगर इन्फेक्शन हुआ है उसके 5वें दिन से देना है, तो ये चीज़ें डॉक्टर्स की निगरानी में ही स्टेरॉयड दिया जाना चाहिए। नहीं तो उसके जो दवाएं हैं, हर दुकान पर आपको डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन टैबलेट, यहाँ तक कि कोएक अपने हर दवाओं में थोड़ा सा डेकाडान पीस करके मिला के खिलाते हैं, तो ये बहुत नुकसान भी करता है। इसके किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं? मतलब स्टेरॉइड्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिए उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या और हो सकते हैं? तो स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स में एक तो यही होता है कि उनका वज़न भी बढ़ जाएगा। वज़न बढ़ने में चेहरे के पास
चेहरा और गर्दन, उसको बफेलो हम कहते हैं, उसमें स्वेलिंग आती है, पैर पतला हो जाएगा, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग काफ़ी फैल जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी कम होने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से, शुगर के बढ़ने से जो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे रेटिना हो, आँख का हो, चाहे वो गुर्दे का हो, वो सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर इसको एक सही तरीके से और सही डोज में सही दिन तक नहीं लिया गया तो। डॉक्टर साहब, एक और ये सवाल आता है कि जो लोग जैसे आपने कहा कि वज़न बढ़ जाता है, स्टेरॉइड्स, ज़्यादातर लोगों को स्टेरॉइड्स दिए गए इस बीमारी में, सेकेंड वेव में, और वज़न बढ़ा। अब लोग घटाने के लिए एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आम तौर पर लोग, और ख़ास करके जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि उनके लिए ख़तरा ना हो? जी, देखिए, जो एक तो जो नॉर्मल पेशेंट हैं और एक जो हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आप हार्ट की बीमारी नहीं है तो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज में कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज सिंपल सा है कि सुबह टहलें, और टहलना माने फास्ट वॉकिंग करें, वो उससे अच्छा कोई और एक्सरसाइज नहीं होता है। हाँ, स्ट्रेच एक्सरसाइज जैसे योगा भी इसमें फ़ायदा करता है। लेकिन अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो हार्ट के पेशेंट को देखना पड़ेगा कि उनको हार्ट अटैक है या हार्ट फेलियर है या वाल्व की बीमारी है, तो उस बीमारी के हिसाब से उनकी एक्सरसाइज एसेस की जाती है। अगर वो हार्ट के पेशेंट हैं तो मॉर्निंग वॉक उनके लिए अच्छा है, जितना कर सकते हैं। और वॉक जो है वो खाली पेट होना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जितना आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं करें। अगर वो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं तो उनको कम से कम जितना कर पाएँ उतना ही करें, क्योंकि ज़्यादा करने पर उनका हार्ट पे लोड पड़ेगा और हार्ट सांस फूलने लगेगी, तो उनको उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप हार्ट पेशेंट्स को कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ ऐसा स्पेशल सजेस्ट करेंगे? देखिए, कोविड पेशेंट्स को वैसे तो हाई प्रोटीनियस डाइट कहा जाता है, क्योंकि कमज़ोरी बहुत आ जाती है, प्रोटीन की कमी होती है। लेकिन अगर हार्ट पेशेंट हैं तो उसके साथ साथ हार्ट के संबंध में जो चीज़ें होती हैं, जैसे स्मोकिंग का है, सैचुरेटेड फैट मतलब देसी घी, डालडा हुआ, तली भुनी चीज़ें हुई, स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सब चीज़ें अवॉइड करना होगा, और तब वो बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। जिस तरह से इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है, टूरिस्ट स्पॉट्स देख लीजिए, आप बाज़ारों में देख लीजिए, क्या लगता है कि किस तरह के ख़तरे को हम लोग दावत दे रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए, ये कोरोना जो कोविड का ये बीमारी है, मैंने जैसे पहले कहा कि सेकेंड वेव ऐसा लग रहा था, बल्कि रहा होगा ज़रूर, कि ये एयरबॉर्न, यानी कि जो पहले कहा जा रहा था कि छींकने से, खांसने से सामने बैठे हो तो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि एयरबॉर्न है, यानी हवा से फैल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस समय कहीं भी भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, और जहाँ भी अगर बाहर निकल रहे हैं मास्क ज़रूर लगाएं, दूरी का जहाँ तक संभव हो ज़रूर ख्याल रखें, भीड़ से बचें, और मास्क बिना लगाए घर के बाहर कतई ना निकलें, और वैक्सीन्स ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन की जहाँ तक बात है डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों में ये भी भ्रांति फैली हुई है कि जो ज़्यादा गंभीर बीमार हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो लोग वैक्सीन लगवाने अभी अवॉइड कर रहे हैं। तो आपका क्या सजेशन है ऐसे लोगों के लिए, या हार्ट के जो पेशेंट्स हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्ट के पेशेंट जो भी हैं, अगर वो चाहे हार्ट फेलियर के हैं, चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, चाहे हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, ज़रूर वैक्सीन लगवाना चाहिए उनको। हाँ, ये है कि खाली पेट ना जाएं, खाना खा के जाएं
और वैक्सीन लगवाएं, कोई उनको परेशानी नहीं होगी। हम लोग तो, मैंने जैसे पहले बताया कि ब्लड पतला करने वाली दवा हम ऑलरेडी वैक्सीन इसमें कोविड बीमारी में दिया जाता है। तो हाँ, जो लोग एंटी कोआगुलेंट पहले से ले रहे हैं जैसे वारफिन वगैरह, उनमें ये देखना पड़ेगा सावधानी पूर्वक कि दोबारा कोई दवा ऐसी तो नहीं चल रही है, वो देख करके फिर उनको एडवाइस किया जा सकता है। एक चीज़ और, कुछ लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद जिस तरह हम लोग कोरोना में आइसोलेट होते हैं उस तरह आइसोलेट होना चाहिए, क्या ये सही बात है? नहीं, देखिए, वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा बहुत फीवर आ सकता है, कोई आइसोलेट नहीं होना है। मास्क लगा करके जैसे सब लोग रहते हैं रहें। वैक्सीन लगाने के बाद कोई परेशानी नहीं होनी है, किसी तरह की परेशानी। किसी को थोड़ा बहुत फीवर आता है, वो पैरास्टामॉल खा लें, ठीक हो जाएगा। तो इस वैक्सीन से, किसी तरह की कोरोना की वैक्सीन से कोई परेशानी किसी को नहीं होने जा रही है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे देश में 3 वैक्सीन्स हैं जो प्राइमरीली लगाई जा रही हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं जो ज़्यादा असरदार होगी या कौन सी बेहतर है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जो तीनों वैक्सीन हैं, तीनों अच्छी हैं। जो मिल रहा है लगवा लें। वैक्सीन लगनी ज़रूरी है, कौन सी लग रही ये महत्व नहीं रखता है। तीनों वैक्सीन अच्छी हैं, कोई भी लगवाया जा सकता है, बस वैक्सीन लगनी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात हो रही है कि तीसरी लहर आने के लिए तमाम तैयारी की जा रही हैं, अस्पताल भी तैयार हैं और सरकारें भी पूरी तरह से लगी हुई हैं, आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या लगता है कि किस तरह का असर इस बार देखने को मिल सकता है? देखिए, जब हम लोगों ने फर्स्ट वेव आई थी और उसके पहले चाइना और दूसरे कंट्रीज़ में आ गया था और वहाँ पर लोग परेशान हो रहे थे, तो हम लोगों को लगा था कि जैसे ये तो दूसरे देशों में हो रहा, हमारे देश में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ। फिर इसके बाद जल्दी से कंट्रोल हो गया, फिर दूसरी जगह शुरू हुआ। हम लोगों ने शायद जो तैयारी करनी चाहिए थी सेकेंड वेव के लिए नहीं किए, और इसीलिए सेकेंड वेव में कुछ दिनों के लिए हमारी सारी जो तैयारियां थीं कम पड़ती नज़र आईं और लोग बहुत परेशान रहे। अच्छी बात है, तीसरी बार के लिए तैयारी पहले से की जा रही है। पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तैयारी कर ली गई है, और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन्स लग रही हैं और काफ़ी अब तक लग चुकी हैं। अगर लोग वैक्सीन लगवाते रहेंगे और मास्क लगाए करके ही बाहर निकलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि तीसरी या तो वेव आएगी नहीं, अगर आएगी तो बहुत ही वो कम इन्फ्लुएंस उसका होगा। इस बार ये कहा जा रहा है कि बच्चों पे ज़्यादा असर होगा, लेकिन पिछली बार भी जब जिनके घरों में कोरोना हुआ उनके घर में बच्चे भी अफेक्टेड थे, लेकिन वो आसानी से रिकवर कर गए। देखने को मिला कि उनको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर हो सकता है? ये बात तो मेरे समझ नहीं आ रही कि इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं लग रही है, ये कारण हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि वायरस जो है वो पहचान करके कि ये बच्चे हैं, अब की बार इनको हमें इन्फेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक ही रीज़न है कि बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं आई है, नहीं लग रही है उनको, तो हो सकता है कि बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो। लेकिन ये भी सही है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनमें बहुत सीरियसनेस नहीं होती है। बहुत कम बच्चों में सीरियसनेस हुआ है या आगे होने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले बुज़ुर्गों को, फिर मिडिल एजेड को, अब बच्चों को, ऐसा नहीं है। हाँ, जिनमें वैक्सीन्स लगी है उनमें बचाव ज़्यादा होता है, जिनमें नहीं है उस हिसाब से बच्चों में वैक्सीन अभी नहीं लगी, हो सकता है बच्चों में इस हिसाब से ज़्यादा। एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब कि एक और चीज़ ये देखने में मिली है कि जिनको कोरोना हो चुका है, जो रिकवर कर चुके हैं, वो अब थोड़े से भी कोल्ड से या थोड़ा सा भी कुछ मौसम बदलता है तो वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। कॉफ़ की प्रॉब्लम हो रही है, फीवर आ रहा है। तो क्या इम्यूनिटी बाद में भी ऐसा है कि अभी तक वीक है उन लोगों की? अब देखिए, जो जिनको कोरोना हुआ, जो एडमिट हुए, जिनको दवाएं चली, स्टेरॉयड चला, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि 3-4 महीने से ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट रहेगा। और 3-4 महीने बाद जैसे सभी लोग होते हैं वैसे वो भी रहेंगे।
हाँ, इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होने के कारण से अगर उसके बाद इन्फेक्शन हो रहा कोई भी अगर संभावना बन रही है, बैक्टीरिया है, वायरस हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कम होने से संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि अब हमेशा के लिए उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी या वो जल्दी बीमार होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये हैं डॉक्टर DR सिंह, जिन्होंने हमसे आज बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की, हमसे बात की कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके ऊपर किस तरह से असर हुआ है और उनको आगे किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आज बेबाक बात पे बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।